हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एक नई वीडियो नई क्लास के साथ। इसमें हम हिस्ट्री के एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ेंगे। ये हमारे फैक्चुअल चीज़ें होंगी और साथ ही साथ थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग होगी। ये हमारी तैयारी चल रही है यूपीपीसीएस से यूपीएससी के लिए, जो आगामी परीक्षा होने वाली है। साथ ही साथ अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर पसंद आए, और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर कोई बात हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा भारतीय इतिहास का, तो भारतीय इतिहास हमारा टॉपिक होगा, जिसमें हम टॉपिक आज बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे, किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता आई और कैसे कैसे फली फूली। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की मैंने बैकग्राउंड को आपको बता दिया था। आज शुरू कर देंगे। तो हड़प्पा सभ्यता में जो मिली हुई चीजें हैं वो उसकी कैसे टाइमिंग निर्धारित करते हैं। तो रेडियो कार्बन डेटिंग एक पद्धति होती है। तो इसकी आयु का निर्धारण जो होता है वो रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार होता है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार होता है। तो इससे इसकी आयु का निर्धारण होता है कि कोई वस्तु कितनी प्राचीन है और कितनी नवीन है। तो वैसे ही हड़प्पा में जो वस्तुएं मिली हैं पुरातात्विक साक्ष्यों के रूप में, तो उनको अब कैसे निर्धारित किया जाए कि इनकी आयु क्या है और इनकी जो समय काल है ये कितने वर्ष पुरानी है, कितने वर्ष प्राचीन है। इसके लिए हम करते हैं तो क्या करते हैं कि कार्बन को उससे खुरचते हैं और लैब में जाके उसको देखते हैं कि उसका जो कार्बन का एक अर्ध आयु काल होता है, वो साइंस का टॉपिक है। तो अर्ध आयु काल को उसमें कैलकुलेट करते हैं इसकी कितनी आयु है। उसके बाद आधा करके उसको माप लेते हैं कि इसका कितना जीवन काल रह गया है। हर एक वस्तु अपनी अगर जीवित अवस्था में होती है तो उसका अर्ध आयु काल आधा रह जाता है उसका। जब तक वो काम में होती है तब तक पूरा रहता है, और जैसे ही वो समाप्त होती है यानी कि उसको यूटिलाइज करना बंद कर देते हैं तो उसका आयु काल आधा रह जाता है। तो इस तरीके से उसका जो है हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त वस्तुओं और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर यह बताया गया है कि हड़प्पा जो सभ्यता थी उसकी कार्बन डेटिंग के अनुसार उसकी आयु 2350 से लेकर 1750 है। तो ये कह सकते हैं ये जो हड़प्पा है 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इतनी बात तो ये हो गई। तो ये इसकी समय सारणी है कार्बन डेटिंग के अनुसार। तो ये जो तकनीक है ये C14 तकनीक कहलाती है। जो आयु का निर्धारण किया जाता है वो C14 तकनीक होती है। तो इस तकनीक के आधार पर हम उसका निर्धारण करते हैं कि उसकी कार्बन डेटिंग के अनुसार उसकी आयु कितनी है। ये तो यहाँ रही। नेक्स्ट चलते हैं बात और अब तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। इसका एक और नाम है, इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता भी जानते हैं। तो पूछ लेता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक और नाम क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता, या फिर ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का एक और नाम क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता। इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से भी इसको जानते हैं। तो भारत में पहली बार नगरों का नियोजन जो दिखाई देता है वो हड़प्पा सभ्यता में दिखाई देता है। तो इसलिए इसको प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं इसको, तो और इसको जो है और इसको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो इसको कांस्य का सर्वप्रथम प्रयोग भारत में हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है। इसलिए तो तांबा और टिन को मिलाते हैं, तांबा और टिन को मिलाया जाता है तो कांस्य का निर्माण होता है। तो कांस्य के बर्तन इसमें प्राप्त होते हैं, कांस्य धातु के बर्तन प्राप्त होते हैं। तो इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इसमें और क्या है, तो इतनी जो है। और एक और नाम कहीं कहीं मेलुहा सभ्यता के रूप में मिलता है, मेलुहा सभ्यता। इसका भी नाम ये मिलता है कि इसका एक और नाम है मेलुहा सभ्यता। मेलुहा अफगानिस्तान या ईरान में मिले हुए कुछ साक्ष्यों के आधार पर इसको मेलुहा बोला गया है। तो वहाँ व्यापार जब होता था तो वहाँ पे मेलुहा करके शब्द आया कि वहाँ से हम इन चीज़ों का आयात करते हैं या निर्यात करते हैं। तो ये उसकी जो है ये हड़प्पा, और इसको जो है व्यापारिक सभ्यता भी, प्रथम व्यापारिक सभ्यता भी कह सकते हैं। तो इसके ये नाम है अन्य। तो अब आगे चलते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं हड़प्पा सभ्यता को। तो हड़प्पा सभ्यता में हम ये देखते हैं कि
इसमें कुछ 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई। तो कब हुई, तो 1921 में हुई, 1921 में। और जो इसको 1921 में जो खोज करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम दयाराम साहनी था। ये अंग्रेजी काल की बात है, 1921 में। तो दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा नामक स्थल की खोज हुई। तो अब प्रश्न ये आता है कि हड़प्पा नामक स्थल या हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किसके नेतृत्व में हुई। तो ये जो नेतृत्व हुआ था वो दयाराम साहनी का था नेतृत्व। तो इसको हम दयाराम साहनी कहते हैं इनको। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हो गए कि 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, वो किसके नेतृत्व में हुई थी, तो वो दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई थी। इतनी बात हमें मालूम पड़ गई। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ाते हैं। तो हड़प्पा जो सभ्यता थी उसमें ये बात थी कि बहुत सी जगहों के स्थल खोजे गए और इसको हड़प्पा सभ्यता की एक विशेषता और है, ये तो खोज हो गई। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोजों के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला गया कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो इसको आधे ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखते हैं। तो जिसको जैसे लिपि तो मिली है और उसको पढ़ नहीं सकते, लिपि मिली है, अक्षर मिले हैं, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, ऐसा मानते हैं इतिहासकार। उसके कोई संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा किसी भाषा से, किन्हीं शब्दों से, जिससे उनका अर्थ लगाया जा सके कि इनका वास्तव में जो लिखावट है, लिखे हुए शब्द हैं, अक्षर है या जो भी है, उसका अर्थ क्या है। तो अब ऐसी चीज़ें जो मिली तो है जिसका कुछ अर्थ हो सकता है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए इसको आधे ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं। तो इसको आधे ऐतिहासिक की श्रेणी में रखते हैं, आधे ऐतिहासिक की श्रेणी में रखते हैं। तो मैंने इतनी बात आपको बताई है कि ये हड़प्पा सभ्यता की कुछ चीज़ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था, हड़प्पा सभ्यता को हमने शुरू कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता को आगे लेके चलेंगे और इसमें महत्वपूर्ण आए हुए प्रश्नों को भी देखेंगे और इसमें फैक्चुअल चीज़ें भी देखेंगे और साथ में डीप अंडरस्टैंडिंग भी देखेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।